हरी, तूने कभी सुना है उस हवेली के बारे में जो जंगल के बीचों बीच है, जो सिर्फ रात को ही दिखती है, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है? अरे भोला, तू भी ना फिर से वही पुरानी हवेली की बातें। लोग कहते हैं वहां रात को कोई चीखता है और सुबह वहां पंछी भी उड़ते हुए नहीं दिखते। क्या तुझे अब भी खजाने की पड़ी है? हरी, मजाक नहीं कर रहा मैं। उस हवेली में राजा प्रताप सिंह ने खजाना छुपाया था। सुनने में आया है मरते वक्त उसने अपने ही नौकरों को जिंदा दफना दिया खजाने के साथ, ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। रात गहराती जा रही थी। चाय की दुकान से कुछ दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा एक दुबला पतला लड़का चुपचाप सब सुन रहा था। भोला और हरी की हवेली वाली रहस्यमयी बातचीत। खजाना, भूतिया हवेली, जंगल के बीचों बीच। ये बात राजू भैया को बतानी होगी। वो शायद अब फिर से जिंदा महसूस करें। पुराना जर्जर सा स्टेशन, खंभों से पेंट उखड़ चुका था। चारों ओर सन्नाटा है। एक टूटी बेंच पर बैठा है राजू, 20-22 साल का नौजवान, झुकी हुई पीठ, थका चेहरा, आंखों में थकावट और कुछ हारी हुई उम्मीदें। पास ही पड़ी एक खाली बोतल से कोई गूंज सी आती है, जैसे हवा भी पूछ रही हो, अब क्या बाकी है? राजू भैया, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वीरान स्टेशन पर अकेले? कहां और जाऊं बिरजू, घर में तो बस ताने मिलते हैं। यहाँ कम से कम सन्नाटा है और मेरी हार की आवाज कोई नहीं सुनता। भैया, फिर वही सब? क्या हुआ अब? क्या नहीं हुआ बिरजू? पिताजी कहते हैं निकम्मा हूं, किसी काम का नहीं। दिन भर नौकरी ढूंढता हूं, हर जगह से जवाब मिलता है अभी जगह खाली नहीं, या फिर अनुभव कहां है। घर लौटता हूं तो मां बिस्तर पर पड़ी खांस रही होती है, उसकी दवाइयों के पैसे तक नहीं होते। हर शाम लगता है जैसे जिंदगी खुद से ही मुंह मोड़ लेती है। थोड़ी देर दोनों चुप हो जाते हैं। बिजली गरजता है, हवा और भी ठंडी हो जाती है। भैया, मैं समझता हूं। मां की तबीयत देखकर मेरा भी दिल बैठ जाता है। मैं छोटा हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो आप झेल रहे हैं, शायद कोई और होता तो टूट चुका होता। टूट चुका हूं बिरजू, बस अब बिखरने में देर है। कभी कभी सोचता हूं इस स्टेशन से कोई ट्रेन आए और मैं उसमें बैठकर कहीं दूर चला जाऊं, जहां मुझे कोई न पहचाने, जहां ये बोझ ना हो। भैया, अगर मैं कहूं एक रास्ता है, ऐसा रास्ता जो हमें इस हाल से निकाल सकता है, क्या आप चलोगे? कौन सा रास्ता? कहां? वो बात बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना कहूं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। राजू की आंखें बेंच के उस झरझर हिस्से पर टिकी हैं, जहां कोई पुराना नाम खुरचा हुआ था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं, जैसे बरसने की तैयारी कर रहे हों, और पास बैठा है उसका छोटा भाई बिरजू, जो अभी अभी कुछ बड़ा सा राज लेकर आया है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. बोल ना बिरजू, क्या रास्ता बाकी है? जिस दलदल में जी रहा हूं, उससे गहरा और कौन सा गड्ढा बचा है मेरे लिए? हर रोज उम्मीद को निचोड़ कर पीता हूं और फिर भी भूखा ही रह जाता हूं। एक पल की चुप्पी, फिर बिरजू की धीमी लेकिन जोशीली आवाज गूंजती है। भैया, जंगल के बीच एक हवेली है, बहुत पुरानी, डरावनी, लेकिन वो हवेली सिर्फ रात को ही दिखती है। लोग कहते हैं वहां खजाना छुपा है, राजा प्रताप सिंह का खजाना। पर कोई लौटा नहीं जो गया वहां। आज चाय की दुकान पर भोला और हरी की बातें सुनी मैंने, भूत प्रेत, आत्माएं, लेकिन खजाना भी सच है। क्या बकवास कर रहा है तू? भूतिया हवेली, खजाना? तेरे भैया की जिंदगी वैसे ही भूतों से घिरी है। गरीबी, बीमारी, ताने,
फटे कपड़े। अब क्या सच में भूतों से लड़ने जाना है? हाँ भैया, क्योंकि हमारे पास और कुछ बचा नहीं है। ये रास्ता चाहे डरावना हो, लेकिन इससे ज्यादा बुरा वो है जो रोज जी रहे हैं हम। कम से कम वहां उम्मीद है, डर के पार शायद कुछ सुनहरा। और अगर मर भी गए तो इस बदनसीब जिंदगी से तो छूट ही जाएगा। राजू का चेहरा बदलता है, आंखों में नमी और गुस्से का मिला जुला तूफान उठता है। तू कहता है डर के उस पार कुछ है, तो चल देखेंगे वो भूत डरावना है या मेरी बर्बाद जिंदगी। चल बिरजू, आखिरी उम्मीद लेकर चलते हैं। या तो खजाना या मौत, और दोनों ही हमारे लिए इनाम होंगे। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। स्टेशन की लाइट झपकती है, हवा तेज हो जाती है। दूर पटरी पर कोई कुत्ता रोता है, जैसे किसी अनजानी विदाई की आहट। कल रात निकलेंगे भैया हवेली की ओर, और जो होगा देखा जाएगा। अगले रात जंगल में दोनों का पहला कदम। चांद बादलों में छुपा हुआ है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर किसी उल्लू की कराह सुनाई देती है। राजू और बिरजू दोनों एक पुराना सा बैग लेकर खड़े थे, जिसमें कुछ रोटियां, एक टॉर्च, माचिस, पानी की बोतल और हिम्मत रखी है। चल बिरजू, अब पीछे लौटने का सवाल नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ भैया, माँ की आंखें हर रोज पूछती हैं, कब लौटेगा हमारा नसीब। शायद आज जवाब मिलने वाला है। जैसे ही दोनों जंगल ओर बढ़ता है, चारों ओर का माहौल एकदम खामोश हो जाता है, जैसे पत्ते भी उनके डर को महसूस कर थम गए हों। हवा अब अजीब सी फुसफुसाहटों में बदलने लगती है। भैया, ये कैसी आवाज है? सुनो ना, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा हो। शायद पत्तों की आवाज है, या फिर हमारी सोच का खेल। डर को मौका दोगे तो वो सिर चढ़ जाएगा बिरजू। दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ता अब और संकरा और सुनसान हो जाता है। पास के पेड़ों से अजीब से खरखराहट की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद सामने से पीली रोशनी आती है, एक ट्रक की हेडलाइट्स। भैया देखो, ट्रक। ये तो वही रास्ता है जो हवेली की तरफ जाता है। अगर बैठा ले तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, वरना 10 किलोमीटर पैदल चलना भारी पड़ेगा। देखते हैं रुकता है या नहीं, मगर सामने खड़े रहो ताकि हमें देख सके। दोनों ट्रक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ट्रक की आवाज और पास आती जाती है। इंजन की गूंज जंगल की खामोशी को चीरती है। फिर अचानक ट्रक रुक जाता है। ब्रेक की आवाज जंगल में गूंजती है। तुम दोनों इस वीरान जंगल के रास्ते में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जंगल कितना खतरनाक है? इस वक्त कोई जिंदा इंसान यहां दिखे, ये अपने आप में सवाल है। राजू और बिरजू थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हैं। फिर राजू बोल पड़ता है, कुछ झिझकते हुए। जी, हम अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। वो थोड़ी दूर बस्ती में रहता है। माँ की तबीयत खराब है, कुछ मदद मांगने निकले हैं। पैदल ही चल पड़े। अगर आप छोड़ दें तो बहुत मेहरबानी होगी। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस जहां तक आप जाएं उतना काफी है। ड्राइवर कुछ पल चुप रहता है, फिर लंबी सांस लेकर कहता है, मैं तो सिर्फ अगले मोड़ तक ही जा रहा हूं। वहां एक छोटी सी बस्ती है, 2-4 झोपड़ियां और एक चाय की दुकान। मैं वहीं रुकूंगा, क्योंकि उससे आगे का रास्ता रात में नहीं तय किया जाता। बहुत लोग कह गए और फिर कभी नहीं लौटे। ठीक है, बस हमें मोड़ तक छोड़ दो, हम वहां किसी से संपर्क कर लेंगे। ड्राइवर सिर हिलाता है, फिर ट्रक के कैबिन की ओर इशारा करता है। चढ़ जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते में कुछ भी देखा तो आंखें बंद कर लेना बेहतर होगा। हर परछाई इंसान की नहीं होती इस जंगल में। राजू और बिरजू ट्रक में चढ़ जाते हैं। इंजन फिर से गूंजता है और ट्रक धीरे धीरे उस वीरान जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता है। बाहर हर पेड़, हर झाड़ी अंधेरे में कोई गुप्त रहस्य छिपाए हुए लगता है।
और ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ उतना ही दिखा रही हैं जितना जानना जरूरी है। राजू, बिरजू और ड्राइवर तीनों चुप थे। बस इंजन की गूंज और टायरों की सड़क से रगड़ती आवाज साथ दे रही थी। अचानक ट्रक एकदम से ब्रेक मारता है। ट्रक झटके से रुकता है। वो क्या है? हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद कड़पे में, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। वह बिल्कुल न हिल रही थी, न कोई आवाज निकाल रही थी। बस खड़ी है, जैसे रास्ता रोक रही हो। शायद किसी को मदद चाहिए। देखो तो कैसी कांप रही है। इतनी रात को जंगल के बीच कोई औरत ऐसे क्यों खड़ी होगी अगर मुसीबत में ना हो? नहीं नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकती। मैंने इससे पहले भी सुना है, ऐसी औरतें जंगल के रास्ते में दिखती हैं। और फिर पर जैसे हमने आपको रोका था, क्या पता ये भी किसी मुसीबत में हो। ऐसे वक्त में कोई साथ न दे तो कैसा इंसान। राजू बिना कुछ कहे दरवाजा खोलता है और नीचे उतरता है। बिरजू भी उसके पीछे उतर जाता है। ड्राइवर घबराकर वहीं बैठा रहता है, कुछ मंत्र सा बड़बड़ाता है। दोनों भाई ट्रक के सामने जाकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। न कोई बूढ़ी औरत, न सफेद कपड़ा, न कोई पदचिह्न, बस सड़क और आसपास के पेड़ जिनकी शाखाएं अब और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। भैया, वो कहाँ गई? मैंने तो साफ देखा था, वो यहीं खड़ी थी, एकदम यहीं। तभी ट्रक की बत्ती फिर एक बार झपकती है, जैसे कुछ असामान्य महसूस हो रहा हो। I feel love all around me. I feel love all around me. I feel love. असामान्य महसूस हो रहा हो। जल्दी आओ, वापस ट्रक में बैठो। जिसे देखकर उतरे थे वो इंसान नहीं था। अब यहां जितनी देर रुकोगे उतनी जिंदगी छोटी होगी। ट्रक की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। ड्राइवर अब कुछ नहीं बोल रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं, सांसें तेज चल रही हैं, जैसे जान बचाने के लिए ट्रक चला रहा हो। बिरजू और राजू पीछे बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। कुछ देर बाद ट्रक एक तीखे मोड़ पर पहुंचता है, जहां ड्राइवर ने कहा था कुछ बस्तियां हैं, लोग रहते हैं और वो रात वहीं बिताता है। ट्रक रुकता है, इंजन बंद, तीनों नीचे उतरते हैं। भैया, ये बस्ती कहाँ है? यहां तो कुछ भी नहीं है, न कोई घर, न झोपड़ी, बस टूटी हुई जमीन, सूखे पेड़ और सन्नाटा, इतना गहरा कि सांस भी सुनाई दे रही है। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, मानो कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो, कोई दूर से हंस रहा हो, कोई पास आकर फूंक मार रहा हो। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही हैं, मिट्टी में बिना पैर के निशान उभर रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये वही जगह है। मैं हर हफ्ते यहां रुकता हूं। यहां लोग थे, घर थे, चाय मिलती थी। ये सब कहां गया? ये सब कैसे गायब हो गया? वो कांपते हुए पीछे हटता है। एकाएक उसकी आंखें पलट जाती हैं और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। भैया, अब क्या करें? वो चला गया। अब हम अकेले हैं। ये जंगल हमें निगल जाएगा। क्या हमें लौट जाना चाहिए? कहां लौटेंगे बिरजू? पीछे पिताजी की गालियां हैं, मां की बीमारी है, भूखे पेट की चुप्पी है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कुछ चाहिए, एक आखिरी मौका। अब डर के लिए जगह नहीं है। चल, पैदल चलेंगे। जिस मंजिल को पाने निकले हैं, अगर वहीं से मुड़ गए तो जिंदगी भर झुककर ही चलना पड़ेगा। बिरजू राजू की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाता है। दोनों ड्राइवर को पेड़ के नीचे आराम से लिटा देते हैं। पास रखे पानी की बोतल से उसके माथे पर पानी डालते हैं। अगर जिंदा लौटे तो इसे उठा लेंगे, वरना यह जगह खुद बताएगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। दोनों एक बार मुड़कर बेहोश ड्राइवर की ओर देखते हैं, फिर दिल में डर लिए हवेली की ओर कदम बढ़ा देते हैं। अब अंधेरा और घना हो चुका है।
अब हवेली दूर नहीं और उनकी किस्मत भी। जंगल का गहराता अंधेरा और हवेली की ओर जाती सुनसान पगडंडी। राजू और बिरजू पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। हवा अब कुछ कहती सी लगती है, जैसे कोई पुराने जमाने की भाषा में चेतावनी दे रही हो। फिर अचानक कुछ दूर पर एक हल्की नीली चमक दिखती है। भैया वो देखो, वो घोड़ा है। अरे हाँ, मगर घोड़े की चमक कैसी है? उसका शरीर जैसे रोशनी से बना हो और उसकी आंखें इंसानों जैसी। दोनों धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। घोड़ा चमकदार सफेद है, उसकी आंखों में नीला तेज है। वह बहुत शांत खड़ा है, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। रुको, बहुत हिम्मत है तुम दोनों में, जो हवेली की दहलीज तक पहुंचने की जुर्रत कर रहे हो। मगर सुन लो, यह हवेली तुम्हें निगल जाएगी। वो पत्थर की नहीं, जीवित है, सांस लेती है। हर दीवार एक आत्मा है और हर छत एक कैद। अब भी लौट सकते हो। बिरजू चौंक कर पीछे हटता है, डर से कांपते हुए बोलता है, भैया ये घोड़ा ये बात कर रहा है। ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये कुछ और है। मैं हूं हवेली का पहला पहरेदार, आत्माओं का रक्षक। तुम्हारा इरादा जान चुका हूं, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या लेने जा रहे हो। वो खजाना जिसे तुम खोज रहे हो, उसकी कीमत सिर्फ जान नहीं है, आत्मा भी है। एक बार अंदर गए तो या तो अमीर बनकर लौटोगे या फिर कभी नहीं लौटोगे। दोनों भाई कुछ पल चुप खड़े रहते हैं। फिर राजू आगे बढ़कर कहता है, हम जान रहे हैं कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हमारे पीछे कुछ नहीं बचा और सामने शायद आखिरी मौका है। अगर हमें मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरना बेहतर है। घने जंगल में चमकता जादुई घोड़ा आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे राजू और बिरजू। भैया अब वापस जाने का भी रास्ता नहीं बचा। घोड़ा भी कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटा बढ़ता ही जा रहा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। जो डरते हैं वो जीते नहीं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जो डरते हैं वो जीते नहीं। घोड़ा एक जगह रुकता है। सामने दूर से हवेली दिखाई देती है, विशाल, टूटी हुई, मगर जैसे जी रही हो। मैं यहीं तक साथ दे सकता हूं। अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। हवेली जाग गई है। बचना है तो आंख और आत्मा दोनों खोलकर चलना। घोड़ा अचानक हवा में विलीन हो जाता है। उसकी चमक जैसे पेड़ों में घुल जाती है। राजू और बिरजू भारी कदमों से हवेली के गेट की ओर बढ़ते हैं। अचानक एक जोरदार ठंडी हवा चलती है। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती हैं और दरवाजे की दरारों से स्याह धुआं बाहर आने लगता है। तभी एक भयानक हंसी गूंजती है। कौन है जो मेरी हवेली की दहलीज पर आया है? तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई? काले धुएं से बनी आकृति धीरे धीरे आकार लेती है और फिर एक लंबा, झुककर चलता हुआ चेहरा, उलझे बाल और जलती लाल आंखों वाली चुड़ैल प्रकट होती है। भैया ये तो सच्ची वाली चुड़ैल है। हमारे पीछे कुछ नहीं बचा चुड़ैल। अब आगे जो भी है उससे ही हमारी किस्मत तय होगी। डराकर रोक नहीं पाओगी हमें। तुम्हारी आत्माएं अब हवेली की होंगी। तुम्हें डराने नहीं, निकलने आई हूं मैं। चुड़ैल कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, अब बताओ, क्यों आए हो इस हवेली में? खजाने के लिए या मौत को गले लगाने? हम अपनी किस्मत से हार चुके हैं। हर दिन घर में पिताजी की डांट सुनता हूं। निकम्मा है, बेकार है, यही सुनते आया हूं। मां बीमार है, इलाज के पैसे नहीं, कोई नौकरी नहीं देता, बस
खाली हाथ भटकता हूं। भैया तो फिर भी चुप रहते हैं। मैं देखता हूं रोज कैसे रोते हैं अकेले में। हमें अब सिर्फ एक आखिरी उम्मीद चाहिए, अगर आप मदद कर सको। चुड़ैल कुछ देर चुप रहती है। उसकी डरावनी आंखें अब शांत हो जाती हैं। एक कोने में हाथ से इशारा करती है। वहां एक पुराना लोहे का पिंजरा टंगा हुआ है, जिसमें एक सुनहरा सा पंछी बैठा है, उदास और चुप। ठीक है, अगर मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारी करूंगी। उस पिंजरे में जो पंछी है उसे आजाद कर दो। लेकिन ये पंछी कौन है और आपको इससे क्या मतलब? सवाल मत पूछो, सिर्फ पिंजरा खोलो। अगर नीयत सच्ची है तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। दोनों भाई बिना कुछ कहे उस पिंजरे की ओर बढ़ते हैं। पंछी उन्हें देखता है। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत और सदियों की थकावट है। राजू धीरे से ताला खोलता है। पिंजरे की कड़ी टूटती है। पंछी उड़ता नहीं, धीरे से निकलकर उनके सिर के ऊपर चक्कर लगाता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। तभी हवेली में एक तेज चमक होती है और चुड़ैल की शक्ल बदलने लगती है। वह अब एक भयानक राक्षसी न होकर एक शांत, रोशनी से भरी आत्मा बन चुकी है। सदियों पहले किसी ने मुझे छल से इस हवेली में बांध दिया था। मेरी आत्मा को इस पिंजरे में कैद कर दिया गया। लाखों लोग आए खजाने की चाह में, लेकिन कोई उस पंछी को नहीं छुड़ा पाया, क्योंकि सबकी नीयत में लालच था। तुम पहले हो जो अपनी ड्यूटी जिंदगी लेकर आए थे, सच्ची उम्मीद और बिना स्वार्थ के दिल से। हवेली की दीवारें चमकने लगती हैं। एक दरवाजा खुलता है जिसमें ढेर सारे सोने चांदी के बर्तन, गहने, पुराने सिक्के और कीमती किताबें भरी पड़ी हैं। सब अब तुम्हारा है। तुम्हारे जैसे ही किसी सच्चे इंसान के लिए इसे बचा कर रखा गया था। अब मैं मुक्त हूं। चुड़ैल हवा में घुलती है, एक हल्की मुस्कान के साथ। राजू और बिरजू एक दूसरे को देखते हैं। एक आंसू टपकता है, मगर इस बार दुख का नहीं, राहत का। उनकी टूटी किस्मत अब जुड़ने लगी थी। एक नई सुबह शुरू होने वाली थी। सच्ची नीयत और उम्मीद से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। जब इंसान स्वार्थ छोड़कर दिल से किसी की मदद करता है तो किस्मत खुद उसका साथ देती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सबसे अंधेरी राहों में भी अगर इरादे नेक हों तो रोशनी जरूर मिलती है।